चलो भाई, तो कल हमने अपना नया चैप्टर शुरू कर लिया था। चैप्टर का नाम था मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसका पहला लेक्चर हमने देख लिया। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा? पहले लेक्चर में हमने देखा कि मोल्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। किया था ना हमने। तो हमने बेसिकली देखा था कि मोल्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास में तीन तरह के हैं। एक तरीका है कि मोल्स को कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेट और इन टर्म्स ऑफ हमारे वॉल्यूम। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन हमने निकाला था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। उसके अलावा क्या था आपका? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। उसके अलावा क्या था हमारा? वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये हमने बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कल क्या देखे थे? तरीके देखे थे। जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है उसी तरह से ही हम एक और चीज निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो आज का जो बेसिक है हमारा बेसिकली वो क्या है? वो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो है। देखिएगा, इक्विवेलेंट यहीं पर आप निकालना सीख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इक्विवेलेंट का आप यहीं पर देख लीजिएगा। आगे ये काम आएगा, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में काम आएगा, रेडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आरिवासन में। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होगी उसके अंदर भी हमें इसकी क्या पढ़ने वाली होती है बेटा? जरूरत पड़ने वाली होगी। समझ में आ रही बात? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, निकालना कैसे है वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है, देखो, जब भी आप यहाँ पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट निकालोगे, जिसका एक और नाम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? ग्राम इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं, या फिर खाली अब इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो बेसिकली इसका हम मतलब समझते हैं। देखो है क्या आ रही बात समझ में? भाई कुछ नहीं है, उसकी वैलेंसी के रेस्पेक्टिव मैं क्या बोल रहा हूं आपके, कि किसी भी कंपाउंड का डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आप फिर भी आप समझ लीजिएगा कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, देखिएगा होता क्या है, होता यह है कि कोई कंपाउंड अगर आपके मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से, 35.5 ग्राम क्लोरीन से और आपके 108 ग्राम सिल्वर से, आ रही बात समझ में, अगर किसी को हम इस चीज से कंपेयर करते हैं या उसका कंपोजिशन इसके रेस्पेक्टिव में देखने मिलता है, तो वो आपका क्या कहलाया जाता है? वो आपका इक्विवेलेंट कहा जाता है। समझ में आ रही बात? ये पुरानी डेफिनेशन है, किसी काम की नहीं है, ये रद्दी है, एकदम कबाड़ डेफिनेशन है। समझ में आ रही बात? तो अब बेसिकली हमें डायरेक्ट यहाँ पर क्या निकालना सीखना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालना सीखना। ध्यान से देखिएगा, अगर आप पढ़ोगे अलग अलग तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दो चीज लेकर के चल रहा हूँ साथ ही साथ में, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और दूसरा क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स। पढ़ा था क्या? अरे पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में क्या बोला मैंने? 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, बोला क्या? 35.5 ग्राम क्लोरीन, 108 ग्राम सिल्वर, बोला। तो ग्राम मतलब कौन सा वर्ड यूज करा हमने यहाँ पर? वेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड यूज किया? वेट से। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा स्टडी करना है? यहाँ पर वेट वाला स्टडी करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बैठेगा बच्चों? वेट बाई मोलर वेट। हाँ है ना? बैठेगा नहीं बैठेगा? अबे नहीं आ रही समझ में बात? आ रही है ना? क्या बैठा ये? वेट बाई मोलर वेट। अगर मैं इस नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को रिप्लेस करना चाहूं, किससे रिप्लेस करना चाहूं भैया? रिप्लेस करना चाहूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। किससे रिप्लेस करें भाई? ये रिप्लेस करें हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है हमारा? ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स था हमारा, इधर क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ऊपर क्या लिख रहा वहां पर? वेट। तो ये यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? वेट डिवाइडेड बाय, वहां पर नीचे क्या लिख रहा? मोलर वेट। हरी बात समझ? इस मोलर वेट की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इक्विवेलेंट वेट। मतलब समझ में आ गया क्या आपके? ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को भी हम कैसे ही निकाल रहे हैं? लगभग नंबर ऑफ मोल्स की तरह से निकाल रहे हैं। वहां पर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पर क्या है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। समझ में आ रही बात आपको? अब सवाल ये आता है निकल के, सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या भला है? आ रही बात समझ में? तो हमें तो सर मोलर वेट के बारे में जानकारी है भाई। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास ही तो पता है हमें, हमने तो अभी तक मोलर मास ही सीखा है। ये इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? ये इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो इस चीज को हम सिंपलीफाई क्यों ना अपने शब्दों के अंदर कर लें? ठीक है, तो फिर हमने और कैलकुलेट करा, हमने पता लगाया कि भैया इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्या होगा भैया? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई
एन फैक्टर। ये आपने क्या रखना है भैया, ये आपने ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात। अगर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होगा। अभी ध्यान से देखना, मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मैं इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन के अंदर रखता हूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा देख करके बताइएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा सर वेट तो एज इट इज रहेगा, हाँ या ना, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, मॉलिक्यूलर वेट, और जो डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होगा उसको कहां लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा ऊपर। कहां लिखा जाएगा भाई, ऊपर लिखा जाएगा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया, हाँ या ना। बताओ भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला क्या बैठा हमारा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बैठा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, वो क्या बैठा, वेट अपॉन मोलर वेट। इनटू में क्या रखना है हमें, एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या है, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना इसको समझिएगा। अच्छा, क्या आप नहीं जानते सर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या आप इसकी जगह पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिख सकते क्या। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन फैक्टर। यानी अगर आप इन तीनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन देख रहे हैं तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा एन फैक्टर। यानी कि क्वेश्चन अब आपने यही पढ़ना है। हरी बात समझ। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन के हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स वगैरह इस तरह की चीजें बहुत कम होती है, लेकिन इक्विवेलेंट निकालने के तरीके आपको मालूम होंगे तब आपकी समझ में आएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछ रहा, तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट रखो। इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया गया, वेट गिवन है, मोलर वेट गिवन है, एन फैक्टर का पता लगाओ। समझ में आ रही बात आपको। उससे भी क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर का फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछ रहा तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाओ। यानी नंबर पूछ रहा तो नंबर वाला फॉर्मूला, वेट पूछ रहा तो वेट वाला फॉर्मूला, और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछ रहा तो बेसिकली आपका क्या हो गया, ये मतलब ये और ये एक ही फॉर्मूला है ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एन इनटू एन फैक्टर। अगर आप स्मॉल एन को यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो वो क्या बैठेगा, वेट बाई मोलर वेट बैठेगा, हाँ या ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये था भाई किसके बारे में, ये था हमारा इसके बारे में, जिसको हमने यहाँ पर देख लिया। कोई टेंशन, अरे कोई टेंशन। चलिए, ये क्या है हमारा, ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, जो हमारा एन फैक्टर होता है ना, उसको ही हम एक और नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वैलेंसी फैक्टर। क्या नाम है भैया, वैलेंसी फैक्टर। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है बेटा हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर। समझ में आ रही बात। तो अब का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है जी हाउ टू कैलकुलेट, क्या है टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये आपके कई जगहों पर काम आएगा पूरी केमिस्ट्री में। समझ में आ रही बात। अब हर बार तो आपको बताया नहीं जा सकता ना, इसीलिए टॉपिक मैंने ले लिया। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका 5 या 6 दिन में खत्म हो जाएगा। 5 या 6 लेक्चर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट खत्म है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक चैप्टर है आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका कुछ पार्ट मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ पार्ट आपको बेसिक केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका था, कुछ पार्ट आपको कहां पढ़ा दिया मैंने, आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ पार्ट में आपको पढ़ा चुका। ठीक है, चलिएगा तो बेटा शुरू करते हैं अपना। देखिए, एन फैक्टर निकालने के तरीके हैं 4-5। कितने तरीके हैं, 4-5। कुछ 4 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, कुछ और भी ज्यादा बोलते हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन एन फैक्टर निकालने के तरीके आपके क्या है, बिल्कुल लिमिटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एन फैक्टर ही तो निकालना आपको। आ रही बात समझ, क्या निकालना भैया, एन फैक्टर निकालना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास में एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, एन फैक्टर वाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन डायरेक्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसका एन फैक्टर निकालना। अगर यहां से मैं एन फैक्टर निकालूं, एन फैक्टर यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये एन फैक्टर के बराबर बैठेगा। अरे बैठेगा, नहीं बैठेगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं निकालते, हम पहले के पहले एन फैक्टर की वैल्यू समझते हैं कि भैया किसके लिए क्या वैल्यू होती है। तो बेसिकली एन फैक्टर निकालते हैं पहले एसिड के लिए, फिर बेस के लिए, फिर सॉल्ट्स के लिए, फिर निकालते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। हमारी बात समझ में, किस किस के लिए निकालेंगे, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, और गैसेस के लिए भी। हमारी बात समझ में, गैसेस के लिए भी आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा, ध्यान देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया 4 एसिड्स। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एसिड्स के लिए। सर एसिड क्या होते हैं, एसिड वो जो क्या डोनेट कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन में, हाँ या ना, ध्यान सुनिएगा। और कोई एसिड H पॉजिटिव आयन कब देगा, जब सामने बेस मौजूद होगा।
कॉमन सेंस की बात है भाई। आप किसी को दान दे रहे तो दान किसे दोगे, सामने को लेने वाला होगा। अगर ये एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा तो किसके अंदर करेगा, इन करेगा बेस, और बेस के अंदर H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है एसिड की, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं भाई, बेसिसिटी। याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर बेसिसिटी तो बेस के बारे में होगा। नहीं भाई, बेस के अंदर एसिड कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर पा रहा है, कितने रिलीज कर पा रहा है, कितने आयन को रिप्लेस कर सकता है, वो क्या है आपका, वो बेसिसिटी है। ध्यान से देखना, तो एसिड क्या कर रहा, कितने H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो उसकी क्या कहलाई जाएगी, उसकी बेसिसिटी कहलाई जाएगी। बेसिसिटी भी किसकी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अगर आपको एसिड का एन फैक्टर निकालना है तो जितना H पॉजिटिव आयन वो डोनेट करेगा वही उसका क्या रहेगा, एन फैक्टर रहेगा। एग्जांपल देखिएगा, सर मेरे पास में क्या है, HCl है, कितने हाइड्रोजन है भैया, एक, टूटेगा तो एक H पॉजिटिव देगा, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सर मेरे पास में HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इसके लिए भी कितनी आ गई हमारे, 1 आ गई। सर मेरे पास में तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कितने हाइड्रोजन है भैया यहाँ पर जो रिप्लेस हो सकते हैं, वो क्या है आपके, वो 2 आ गए। आ रही बात समझ में। सर मेरे पास में तो क्या बोलते हैं आपका H3PO4 है, इसके लिए फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 आ गई। सर मेरे पास में तो H3PO2 है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। नहीं वो नहीं आएगी इसके लिए, तो H3PO3 लो ना पहले, H3PO3 आ रही बात समझ में, तो इसके लिए कितनी वैल्यू आ गई, इसके लिए 2 वैल्यू आ गई। सर मेरे पास तो क्या नाम लेकर H3PO2 है, इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई, एन फैक्टर की 1 आ गई। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अच्छा, इनका मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऑक्सो एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर बनाने मैंने आपको पी ब्लॉक के अंदर भी सिखाए थे। तो लेकिन अगर किसी ऑक्सो एसिड का आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो मैं बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। कोई भी ऑक्सो एसिड, कोई भी ऐसा एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और कोई एक आपका नॉन मेटल मौजूद होगा, यानी कि ग्रुप नंबर 15 के, ग्रुप नंबर 16 के और ग्रुप नंबर 17 के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उनका कोई मेंबर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑक्सो एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाने का सबसे आसान तरीका देखिएगा। एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास में क्या आ गया, H2SO4 ऑक्सीजन फैमिली से, ठीक है, H3PO4 हाँ या ना, H3PO3 हाँ या ना, और ये क्या आ गया, H3PO2। ठीक है, क्लियर है, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे ऑक्सो एसिड है। सबसे पहले क्या करना, आपको देखना कि सेंट्रल एटम कौन सा है, वो नॉन मेटल कौन सा है। यहाँ का नॉन मेटल क्या है, सल्फर है, तो सल्फर लो। पहला बॉन्ड हमेशा किससे बना दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, सभी के केस में हो गई है। यहाँ का नॉन मेटल क्या है, पी है, तो पहला बॉन्ड किससे बना दो, डबल बॉन्ड। यहाँ का क्या है, पी, पहला बॉन्ड किससे बना दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ का क्या है भैया, पी, पहला बॉन्ड किससे बना दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में जितने हाइड्रोजन है उतने OH लगा दो, बशर्ते उतने ऑक्सीजन भी होने चाहिए। अब यहां पर एक ऑक्सीजन तो गई, कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 4 में से 1 गई, कितनी बची, 3। अगर 2 हाइड्रोजन है तो कितने OH लगा दूं मैं, 2 OH लगा दिया। सर 1 OH ये लो और 1 OH ये लो, कोई दिक्कत वाली बात। कितनी ऑक्सीजन हो गई भाई, 3, 1 2 3। कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, 1 और 1 2। अब क्या बचा यहाँ पर, केवल एक ऑक्सीजन बचा, उसको भी किससे जोड़ दिया हमने, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। बोलो भाई ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑक्सो एसिड है H2SO4 का, जिसको हमने यहाँ पर बनाना सीख लिया, कोई दिक्कत वाली बात है। पी डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है सर, 3, तो 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितनी बची, 3, तो 3 ही क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिया। बोलो भाई कोई दिक्कत परेशानी की बात है भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात, ये लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाओ, है भाई, अरे कोई टेंशन। चलिए कितनी ऑक्सीजन है, कितने लगा दिए हमने यहाँ पर, 1, कितना हाइड्रोजन है, 3, लेकिन ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, 2। आ रही बात समझ, तो 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पर यूज करेंगे, एक OH ये रहा और एक OH ये रहा, क्या बचा, एक हाइड्रोजन, तो वो सिंगल बॉन्ड से आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। आसान है बनाना, आज हो गया जुकाम, हाँ भाई ठीक है, आसान है क्या बनाना, तो कहाँ जाओगे उड़ गया, चलिएगा कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कितनी ऑक्सीजन है, 2, कितनी लगा दी डबल बॉन्ड से, कितनी ऑक्सीजन बची, कितने OH लगाऊं, 1 लगेगा ना OH, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, 1 OH लगा दिया। अब क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, 1 ये रहा, 1 ये रहा। समझ में आ रही बात। सर हाइड्रोजन है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका कितना 3, इसका कितना 2, इसका कितना 1। क्या चीज समझ में आई सर, मतलब यह है कि हाइड्रोजन जब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में केवल वही रिप्लेस हो सकती है, यानी कि अब जितने, आप समझ में आया,
कि जित एसिड वो जो क्या करता हो, जो यूजुअली बेस के अंदर, ये OH कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। आई बात, इसीलिए इसको बेसिसिटी बोला गया। कितने OH है सर, 3, क्योंकि जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ में है वो रिप्लेस नहीं हो सकती, वो नहीं निकल सकती, जो ऑक्सीजन के साथ में वो रिप्लेस हो सकती है। सारी बात समझ में। यहाँ पे कितना हो गया, 2, और यहाँ पे कितना हो गया, केवल 1। तो ये बेटा एन फैक्टर की कहानी किसके लिए है, एसिड के लिए। आपने क्या रखनी है, ये आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई, कोई दिक्कत वाली बात, चलिएगा। जुकाम हो गया यार। ठीक है भाई, यहां तक कहानी एसिड हो गया। अब नंबर 2 पे हम किसके बारे में बात करेंगे, अब नंबर 2 पे सर जी हम बात करेंगे बेस के बारे में। चलिएगा, तो सेकंड नंबर पे हमने क्या लिया, बेस। अब बेस क्या है सर, बेस वो जो डोनेट करे OH नेगेटिव आयन, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। कब डोनेट करेगा, इन एसिड। किस में डोनेट करेगा भाई, वो एसिड में। चूंकि एसिड के अंदर कर रहा है इसीलिए हमने उसको क्या बोला, एसिडिटी बोला। तो एसिडिटी किसकी कैलकुलेट होती है भैया, बेस की कैलकुलेट होती है, एसिड की कैलकुलेट नहीं होगी। आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, यही सेम कहानी यहाँ पर है सर, जितने OH नेगेटिव आयन को चेंज रिप्लेस किया जा सकता है पूरा का पूरा, वही क्या है, बेस है। एग्जाम्पल सर मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में एक एग्जाम्पल है NaOH का, हाँ या ना। इसका एन फैक्टर कितना, 1। क्यों, एक ही OH है यहाँ पर। मैंने क्या लिया सर, MgOH होल ट्वाइस, एन फैक्टर कितना आ गया, 2। मैंने क्या लिया, KOH, बोलो जल्दी कितना एन फैक्टर, 1। मैंने लिया CaOH होल ट्वाइस, एन फैक्टर कितना, 2। मैंने लिया AlOH होल थ्राइस, एन फैक्टर कितना है, 3। आ रही बात समझ, क्लियर है भाई, नहीं आ रही समझ बात, आ रही है ना, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका बेस के लिए एन फैक्टर। किसके लिए भाई, बेस के लिए एन फैक्टर है। अरे कोई दिक्कत है भाई, क्या बोल लो, नहीं है। तीसरा आता है आपका कोई सॉल्ट हो भाई। तीसरा क्या है आपका, तीसरा कोई सॉल्ट हो। सॉल्ट किससे मिलकर के बनता है, सॉल्ट मिलता है एसिड और बेस से मिलकर। पहले तो आपको ध्यान रखना, सॉल्ट किससे मिलकर बनेगा, जब भी आपका कोई ऐसा कंपाउंड है जो किससे मिलकर के बना हो, एसिड बेस से मिलकर बना हो, तो आपको एन फैक्टर किसके बराबर होगा, उसका जो बेटा एन फैक्टर होगा वो बराबर होगा टोटल कैटायनिक चार्ज। या तो किसका चार्ज के बराबर होगा, टोटल कैटायनिक चार्ज, या फिर टोटल एनायनिक चार्ज। समझ में आ रही बात। अगर आपने दोनों एक साथ लोगे तो काम नहीं चलेगा, दोनों में से केवल एक लेना है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, चलेगा। सर मेरा एग्जांपल देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया Na2CO3। आई बात समझ में। अब Na2CO3 में Na कहां से आया होगा, NaOH से, यानी कि ये क्या है आपका बेस है। CO3 कहां से आया होगा सर, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। हरी बात समझ में, ये क्या है आपका, ये आपका एसिड है। तो एसिड और बेस से मिलकर के बना, ठीक है। अब कैटायनिक में कैटायनिक पार्ट कौन सा है सर, सोडियम वाला। एनायनिक कौन सा है, CO3 वाला। तो एक सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1 की, तो टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसको बैलेंस करने के लिए CO3 पर कितना चार्ज होगा, -2 का। अब कोई भी दुनिया का कंपाउंड आपके सामने रखा हो तो भैया एक ना एक तो आपको चार्ज मिल ही जाएगा। ध्यान रहे, एन फैक्टर में पॉजिटिव या नेगेटिव इंक्लूड नहीं करना है। एन फैक्टर में क्या नहीं करना है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इंक्लूड नहीं करना है। ये आपने क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बताओ इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, Na2CO3 के लिए, जल्दी बोलो। इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू आ गई 2। तो इसका ये क्या हो गया, ये इसका एन फैक्टर हो गया। नहीं आ रही समझ में बात, आ रही है ना, कि टोटल कैटायनिक ले लो या फिर टोटल क्या ले लो, एनायनिक ले लो। बोलो भाई, समझ में आ रही बात है भाई, समझ में आ रही क्या बात। चलिए, नहीं बोला ना, एन फैक्टर में प्लस माइनस को इंक्लूड नहीं करना है। Na2CO3 की जगह मान लो मैंने क्या ले लिया, K2CO3, उसके लिए भी सेम कहानी है। क्या आएगा इसके लिए, इसके लिए एन फैक्टर बैठेगा हमारा आकर के बेटा 2 बैठेगा। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपकी। अरे क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एन फैक्टर, जो कि हमने यहाँ पर किसके लिए निकाल लिया, सॉल्ट के निकाल लिया। अब हम बात करेंगे भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। किसके लिए बात करेंगे भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक है बेटा ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है, दूसरा है रिडक्शन, ठीक है भैया। एक क्या है ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है भैया, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ध्यान से सुनिएगा, क्या है ऑक्सीडेशन में, आप एडिशन कर रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का कर रहे हैं,
ऑक्सीजन के अलावा अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है कोई और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हमारी बात समझ, ऑक्सीजन के अलावा अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या है, कोई दूसरा एलिमेंट वहां पर क्या है बच्चों मौजूद है। नजला पढ़ाने देना होगा। चलो खैर ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। तो ये क्या है आपका एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे या इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या करेंगे यहाँ पर रिमूवल करेंगे, किसका रिमूवल करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या आ जाएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, उसको हटाना पड़ेगा। ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तीसरे शब्दों में मैं आपको आसान बताऊं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भैया, किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा बाय गेनिंग और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेनिंग नहीं, गेनिंग में तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन में क्या है, सारी कहानी जस्ट इसकी उल्टी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब याद करो मैंने आपको KMnO4 पढ़ाया था, मतलब पढ़ाया था क्या सर, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन +7 में थी। जब हमने इसको एसिडिक मीडियम में डाला तो Mn की ऑक्सीडेशन आई थी निकल करके +2। बताओ +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही क्या बढ़ रही, घट रही। घटने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन कितने से हुआ सर, 5 का हुआ, हाँ या ना भाई। एक एटम +7 पे था और वो एटम +2 पे चला गया, कितने का डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस आया। तो यही 5 इसके लिए क्या है भाई, एन फैक्टर है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही बात, अरे क्लियर है, नहीं आ रही समझ बात, आ रही है ना, आ रही, क्या समझ में आ रही। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर रहेगा, यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम वो किसके बराबर रहने वाला है, वो एन फैक्टर के बराबर यहाँ पर रहेगा। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात, अरे बोलो, नहीं बन रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी, चलिएगा। अब अगला एक और हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे वो, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि कुछ गैसेस आपके क्या करती हैं, कुछ गैसेस आपके भैया इनका जो एन फैक्टर होता है वो भी थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, कुछ गैसेस आपकी ऐसी हैं जो कि जैसे अमोनिया हुआ, आरी बात समझ में, HCl हुआ। अब अमोनिया NH3 एक गैस है बेसिकली, आरी बात समझ में। अब ये बेसिकली एक गैस है तो इसका एन फैक्टर नहीं पता रहता लोगों को, क्या है 1 आएगा इसका। HCl एक गैस है, उसका एन फैक्टर 1 है, वो तो चलो डायरेक्ट HCl तो समझ में भी आ जाता है, लेकिन अमोनिया का समझ में नहीं आता। उसके अलावा गैसेस होती है जैसे कि आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुई, जैसे कि आपके क्या बोले आपका ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हुई, SO3 हुआ, NO2 हुआ। ठीक है, इस तरह के जो आपके नॉन मेटेलिक कंपाउंड की ये जो ये आपके नॉन रेडॉक्स रिएक्शन की जो गैसेस होती है बेसिकली, इनका एन फैक्टर की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 रखते हैं। ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, जो डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं उनके लिए एन फैक्टर की वैल्यू 2 कंसिडर नहीं करते। लेकिन इनके अलावा जो आपकी गैसेस वैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हुआ, Cl2O7 हुआ, Cl2O5 हुआ, बेटा इनके लिए हम क्या रखते हैं, इनके लिए एन फैक्टर की वैल्यू 2 मानते हैं। हालांकि उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो भी मैंने आपको क्या करते हैं यहाँ पर बता दिया। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो अब कंक्लूजन हमने यहाँ पर क्या निकाला, ध्यान से देखिएगा। एन फैक्टर निकालने का तरीका देख लिया आपने। अब कंक्लूजन हमने यहाँ पर क्या निकाला, सर हमारे पास में सबसे पहला फॉर्मूला आया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला निकाला इक्विवेलेंट वेट का, वो क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। उसके बाद में हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला निकाला, वो क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला निकाला, वो था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये 3 फॉर्मूले की हमने यहाँ पर क्या निकाला भैया, 3 फॉर्मूले का हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला। अब इसी के बेस पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ध्यान से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या पूछा गया। पहला न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, क्या पूछा गया है भैया, इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है। ठीक है, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड कितने हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर 2 है, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है भाई, इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू 2 है। इक्विवेलेंट वेट क्या करना आपको यहाँ पर निकालना है, व्हेन इट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, जब आप इसे पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि मोलर मास ऑफ H2SO4 वो कितना आ गया आपके 98। यानी कि आपको 3 चीजें हैं यहाँ पर, एक इक्विवेलेंट वेट, एक मॉलिक्यूलर वेट और एक एन फैक्टर। तो क्या रिलेशन निकल के आया था, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका इक्विवेलेंट वेट है वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा।
ठीक है। तो यहाँ का इक्विवेलेंट वेट क्या आता है सर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, यहाँ का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 98 और एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो आंसर क्या आ गया 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। मोल नहीं आएगा, ये इक्विवेलेंट है ना, 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, मोल नहीं इक्विवेलेंट वेट है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, हाँ तो मोल्स निकालते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से रिलेटेड है तो इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट। अगेन यहाँ पर क्या पूछा भैया, इक्विवेलेंट वेट पूछा। किसके लिए पूछा, NaOH। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है इसके लिए 1 है, तो NaOH कितना आएगा इसका, मतलब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना जाएगा 40। क्यों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर 1 है तो बराबर हो जाएगा, तो सेम है। ये आपके लिए क्या रहेगा, फिर भी फॉर्मूले की वैल्यू पुट करके तब रखना है, होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स। क्या पूछा जी, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स, यानी यहाँ पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाले के बारे में बात पूछा। ठीक है, इन्हें 49 ग्राम ऑफ H2SO4 क्या गिवन है आपको, वेट गिवन है। क्या गिवन है आपको, इक्विवेलेंट वेट गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है अपॉन इक्विवेलेंट वेट है, तो वही फॉर्मूला लगेगा सर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। सर वेट कितना है यहाँ पर हमें गिवन, 49 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सॉरी मॉलिक्यूलर नहीं, इक्विवेलेंट वेट ही आएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पर, वो भी 49 है। क्या वैल्यू आ गई इसके लिए, 1 आ गई, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन अ रिएक्शन वेयर Al+3 इज फॉर्म्ड। अब देखिएगा आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट। ध्यान से देखना क्या पूछा भैया, इक्विवेलेंट वेट पूछा गया। और क्वेश्चन में आपको दिख क्या रहा, क्वेश्चन में सर एक तो हमें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा, हाँ है ना, दे रखा, और कुछ दे रखा, देख लो ध्यान से, हाँ Al+3 दे रखा। तो इसी का ये क्या है, एल्यूमिनियम का खुद का एन फैक्टर कितना है गिवन यहाँ पर, इसका एन फैक्टर यहां से हमने कितना निकाल लिया 3, जितना चार्ज उतना, क्योंकि ये सोल्ट होगा ना कोई आपका बेसिकली Al+3 या जो भी होगा व्हाटएवर, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमने काउंट कर लिया कितना है, +3 आया। अगर वहां पर 2L होता तो क्या आ जाता है एन फैक्टर, 6 हो जाता। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो ये आपने क्या रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक, चलिएगा अब तो फॉर्मूला मिल गया इजीली कि क्या है हमारा सर, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है रे, बोलो जरा, मॉलिक्यूलर वेट हो गया यहाँ पर इसका 27 और एन फैक्टर कितना हो गया 3, आंसर क्या आ गया 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट, इसका आंसर आ जाता है, निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 मोल। इस बार मोल दे रखा, ठीक है, Na2CO3 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डायरेक्ट आंसर है। आपके लिए क्या है, होमवर्क है, 1 इसका आंसर आ गया। आंसर इसी में नीचे लिख रखे, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछा इन इतने ग्राम ऑफ HCl। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछा है क्या दे करके, वेट ऑफ HCl दे करके। आ रही बात समझ में, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया मेरे पास में क्वेश्चन, मुझे क्या गिवन है, मुझे पूछा गया है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या दे रखा, वेट दे रखा और मॉलिक्यूलर वेट दे रखा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट का ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होगा कि नहीं होगा, अरे भाई बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट बाय मोलर वेट होगा, इनटू में क्या होगा एन फैक्टर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वेट कितना गिवन है यहाँ पर 24.5, इसका कितना मास हो गया 36.5, और एन फैक्टर HCl के लिए कितना आ गया, ये आ गया। आ रही बात समझ में, पॉइंट से क्या कटा, पॉइंट कटा, तो 0.67 इसका क्या आ जाता है भैया, आंसर आ जाता है। ठीक है, अरे क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, बोलो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, 6 सवाल हो गए। चलिएगा अगला सवाल हम देखते हैं, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ KMnO4। अच्छा, KMnO4 का केस थोड़ा सा स्पेशल है, देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में, कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +2 दिखाता है, Mn+7 से, हाँ है ना। ये क्या दिखाएगा, बेसिक मीडियम में या वीकली सॉरी न्यूट्रल या फिर वीकली एल्कलाइन, कैसा हो भैया, या तो न्यूट्रल हो या क्या हो, वीकली एल्कलाइन हो, तो कैसा होगा Mn+4 होगा, हाँ है ना।
और स्ट्रांगली अगर बेसिक है आपका तो उसके लिए क्या होगा Mn+6। ध्यान से सुनिएगा, Mn+7 से +2 पर जा रहा तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 5 एसिडिक मीडियम में, +7 से +4 जा रहा तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई भैया यहाँ पर 3, +7 से +6 पर जा रहा तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में n फैक्टर की वैल्यू बताओ। तो सीधा है, अगर मोलर मास KMnO4 का 158 ग्राम है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम। अब इसने और कुछ नहीं दिया, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का Mn+7 कन्वर्ट होता है Mn+2। दैट मींस कि यहां का जो n फैक्टर है वो बराबर आएगा 5 के। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलर मास गिवन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन क्या आ गया n फैक्टर। मोलर मास कितना है 158 डिवाइडेड बाय क्या आ गया भाई 5 आ गया, 5 से 15, 5 एकम 5 बचे 3 और 5 छक 30, इतने ग्राम क्या आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट है ना, इतने ग्राम पर इक्विवेलेंट इसका आंसर निकल के आ जाता है। नहीं आ रही समझ बात, अरे इजी है भाई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पूछा भैया ऑफ एन ऑक्सैलिक एसिड। भाई ऑक्सैलिक एसिड का याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH होल ट्वाइस। ये ऑक्सैलिक एसिड है, समझ में आ रही बात। ये क्या है भैया आपका, ये ऑक्सैलिक एसिड है। इसका जो मोलर मास होता है वो होता है बेटा 90। एक होता है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, इसका मोलर मास होता है आपका 126। क्या होगा भाई 126 होता है, समझ में आ रही बात। 126 होगा क्या, 18 दूनी 36 9 और 3 12, हाँ 126 होगा, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसका जो n फैक्टर है वो क्या आएगा निकल के, वो आएगा 2। क्या आएगा भैया 2। ऑक्सैलिक एसिड हो चाहिए हो, दोनों का फैक्टर कितना आएगा निकल गया 2। अगर नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड है तो ये, अगर क्रिस्टलाइन है तो ये, ठीक है। तो n फैक्टर की वैल्यू 2 है, मॉलिक्यूलर वेट है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 45 और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 63। समझ में आ रही बात। तो ये आपकी डायरेक्ट लर्निंग वैल्यू है, आपने क्या रखनी, याद रखनी है। इक्विवेलेंट वेट पूछा ऑक्सैलिक एसिड का इन ए रिडॉक्स रिएक्शन, क्रिस्टलाइन की बात नहीं हो रही, पानी की बात नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन के दौरान की बात हो रही, तो इसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90 और n फैक्टर कितना है 2, तो 90/2 कितना आ जाएगा 45। डायरेक्ट इसका आंसर आता हुआ नजर आएगा, समझ में आ रही बात। हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने इन 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। भैया गिवन वेट कितना है नाइट्रिक एसिड का 63 है, मोलर मास कितना होता है 63 है, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1, n फैक्टर कितना होगा NO3 के लिए 1, तो 1 × 1 = क्या आ गया 1। ये भी आपके लिए क्या है भाई, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आखिरी सवाल जो यहाँ पर है वो क्या है, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4 इन एन एसिड बेस रिएक्शन। भैया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, मोल्स के रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.1, n फैक्टर कितना है H2SO4 के लिए 2, तो 0.1 × 2 = कितना आ गया 0.2। दैट्स ऑल, आंसर मैंने बता दिया, लिखा हुआ भी है। ये भी आपके लिए क्या रहा, ये भी आपके लिए होमवर्क रहा। और इसी के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट है बेटा, वो भी गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट है वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो बेटा 2 लेक्चर थे, दोनों लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट देखा और एक में क्या देखा हमने, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करी। अब कल हमारा क्या रहेगा, कल हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपाउंड दिया गया, आपसे पूछा जाएगा बताइएगा ये कितने परसेंट एटम, इस पर्टिकुलर एटम का कितने परसेंट कंपोजिशन है इस कंपाउंड के अंदर, या किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने परसेंट एटम मिल रहे हैं आपको। ये सारी की सारी स्टडी बेटा हम कहाँ करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर करेंगे। तो कल का लेक्चर हमारा क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन का होगा। तो 3 लेक्चर हो गए। चौथे लेक्चर में हम देखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। 5वें लेक्चर में हम क्या देखेंगे, लिमिटिंग रीजन। टोटल 5 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के आपके होंगे, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, फिनिश अप हो जाएगा। उसके बाद में आपके क्या चलेंगे, उसके बाद में आपका चैप्टर चलेगा सॉल्यूशन वाला। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।